सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम गोविंद पांडे जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लिपि। आज हम लिपि पे बात करेंगे। इससे पहले हमने बोली का जो चैप्टर था उसको समाप्त किया है। वो 2 पार्ट में छोटा छोटा समझने का प्रयास किया। आज जो पढ़ेंगे वो लिपि को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली तो इसमें लिखित जो एक कोटेशन आ रही है लिपि के संबंध में, ये कामता प्रसाद गुरु जी की है। ठीक है, तो लिपि के संबंध में अगर आपको ये कहते हैं कि लिपि से संबंधित एक परिभाषा है ना, ज़्यादा यहाँ पे कोई नहीं दी है, केवल एकमात्र डेफिनेशन है जो लिपि को लेकर है। तो ध्यान रखेंगे, कामता प्रसाद गुरु की है। क्या कह रहे हैं कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं ना, जो लिखित भाषा है उसमें मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो वर्ण कहलाते हैं और इन्हें जिस रूप में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है, लिपि। ठीक है, तो जब हम वर्णों को जिस रूप में लिख लेते हैं वही हमारी लिपि कहलाती है। ये कहना, इस लिपि को ध्यान में रखना, ये किसने कहा था, कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, ऐसे लिपि से संबंधित और कोई ऐसी डेफिनेशन यहाँ पे दी नहीं है, तो उसको लिपि कहते हैं। जब वो जिस रूप में उसको लिखा जाएगा उसको लिपि कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु की ये हो जाएगी। आगे है, लिपि विकास की निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब इनकी अवस्थाओं को आप देखिएगा कि कौन कौन सी लिपि जो अवस्थाएं हैं, जो आज हम देवनागरी लिपि को पढ़ते हैं, तो किस तरह से लिपियों का विकास हुआ था, कहाँ से वो शुरू हुई है और किस तरह से ये हमारी देवनागरी तक पहुँची है, इसको आपको यहाँ समझना है। पूछते हैं यहाँ पे एक प्रश्न, है ना। तो जो लिपि है इसके विकास की निम्न अवस्थाएं हैं। क्या बता रहे हैं, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि, है ना। सबसे पहले आप अगर सिंधु सभ्यता में गए होंगे तो आपने इस तरह से चिड़िया वाली, है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, उनके कोई पहचान वाली कुछ रहा होगा कि इस तरह से हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन हम लोगों के समझ से बाहर रहती है। इसको बोलते हैं चित्रलिपि, जहाँ आपको एल तरह करके लेटर या एम तरह के लेटर इस तरह से आपको देखने को मिले थे, उसको क्या बोलते हैं, चित्रलिपि बोलते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में आपने इसको देखा होगा, चित्रलिपि। तो बहुत पढ़ने का प्रयास किया गया इसको कि क्या लिखा जा रहा है, पर वो समझ में नहीं आया बोलते हैं। पर हमारी जो अध्ययन है, जो हम विकास पढ़ते हैं लिपि का, तो उसमें पहली जो थी वो क्या थी, चित्रलिपि थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि फिर प्रतीक लिपि आती है ना। तो किसी चीज़ को प्रतीक करके इन्होंने लिपि बताया। फिर इसके बाद भाव लिपि है, भाव को बना के। फिर इसके बाद ध्वनि लिपि है, जहाँ पे साउंड क्रिएट हो गई। तो क्रम से हमको याद करना है, चित्र लिपि, चित्र से प्रतीक बने, प्रतीक लिपि, प्रतीक से भाव बने, भाव लिपि, भाव से ध्वनि आई तो ध्वनि लिपि। ठीक है, इस तरह से। फिर जब ध्वनि होती है, ये 2 पार्ट में हमको डिवाइड कर देनी है, एक अक्षरात्मक में और एक वर्णात्मक में। ठीक है, एक लिपि अक्षर में जाती है और एक वर्णात्मक में जाती है। और जो अक्षरात्मक गई हैं, हमारे जितने भी भारत की भाषाएं हैं या लिपियां हैं, है ना, भारत की जो भी लिपि हैं, ये अक्षरात्मक में आती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर देवनागरी लिपि पूछते हैं तो वो भी आपकी किस में आएगी, अक्षरात्मक में आएगी। वर्णात्मक कौन में आती है, तो वर्णात्मक में आपकी रोमन आती है। ठीक है, ध्यान रखना, आपने ध्वनि लिपि को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं किस में आती हैं, प्रश्न बन सकता है। तो ये भारत की, ध्यान रखेंगे, भारत की लिपियों की बात हो रही है, ये अक्षरात्मक में आती है। और जो दूसरी लिपि आपकी डेवलप होती है वर्णात्मक में, तो इसमें केवल आपको रोमन देखने को मिल रही है। ठीक है, रोमन लिपि। अब यहाँ एक बात आपको और समझाना चाहेंगे, यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, पर जैसे पहली चित्र लिपि हो गई, फिर इन्होंने प्रतीक दी है, भाव लिपि है, ध्वनि है। लेकिन 2021 के पेपर में आपने दिया होगा, इन्होंने सूत्र लिपि का भी बात किया था, है ना, सूत्र लिपि। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कहाँ पर आएगी, तो चित्र लिपि के बाद आपको दूसरे नंबर में सूत्र लिपि को याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये आई थी, प्रश्न बना हुआ है, इसलिए आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो नंबर 1 में आप यहाँ पे चित्रलिपि को रखेंगे, नंबर 2 में आप सूत्र लिपि को याद करिएगा। दूसरा जो अगर कभी क्रम लगाने को आता है ना, तो दूसरे नंबर पे सूत्र लिपि को, तीसरे नंबर में आपकी प्रतीक लिपि, चौथे नंबर पे आपकी भाव लिपि और 5वें नंबर में आपकी ध्वनि लिपि। ध्वनि आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अक्षरात्मक भारत की सभी जितनी भी लिपियां हैं वो अक्षरात्मक हैं, और इसके अलावा अगर वर्णात्मक लिपि के लिए आपसे पूछा जाता है कौन सी है, तब आपको याद रखना है कि ये रोमन लिपि है। ठीक है,
तो इस तरह से क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ अगर क्रम पूछे तो क्रम आपको याद रखना है। पहले चित्रलिपि, सबसे पुरानी लिपि थी चित्र, चित्र से सूत्र आए तो सूत्र लिपि, सूत्र से प्रतीक बने, प्रतीक लिपि, प्रतीकों से भाव मन में पैदा हुए, भाव लिपि, भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि आनी पड़ी तो ध्वनि लिपि। ध्वनि दो पार्ट में बढ़ गई, ध्वनि को बांटा एक अक्षर में और एक वर्णात्मक में। तो जो अक्षर में थी, भारत की सभी जितनी भी लिपियां हैं ये अक्षरात्मक होंगी और वर्णात्मक क्या हो जाएंगी, केवल रोमन लिपि रहेगी। ठीक, अब आगे देखिएगा। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित हैं। कहीं कहीं लोग 2 लिपियां भी बता देते हैं, लेकिन हमें 3 लिपियां याद रखना है। बहुत से लोग हैं खरोष्टी और ब्राह्मी को बताते हैं, लेकिन सिंधु लिपि से चित्र लिपि आती है तो हमको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न जिस हिसाब से भी बनेगा आप देखिएगा। बहुत जगह बहुत सी किताबों में आपको 2 ही, खरोष्टी और ब्राह्मी देखने को 2 पार्ट में डिवाइड मिलेगी, लेकिन आप चित्र लिपि को भी स्किप नहीं कर सकते हो, इसलिए 3 लिपियां आपको याद करना है। एक सिंधु घाटी लिपि, एक खरोष्टी लिपि और एक ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंधु याद करना है, ये पहली लिपि जो सिंधु से निकलती है। दूसरी लिपि आपको क्या है, आपको यहाँ पे खर, खर से खरोष्ठी है ना, तो खरोष्ठी आपको याद करना है। और तीसरी लिपि के रूप में आपको क्या याद करना है, ब्राह्मी याद करना है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो इन 3 लिपियों, अगर सीधे पूछें, अब ये तीनों लिपियों के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, प्राचीन। क्या करना है, प्राचीन। तो प्राचीन काल की आपकी लिपियों की बात हो रही है। अगर प्रश्न बन गया कि प्राचीन काल में कौन कौन सी 3 लिपियां थी, तो प्राचीन काल की लिपि की बात कर रहा है तो इसी प्राचीन को पकड़िए ना, औरों को छोड़ दीजिए। तो प्राचीन काल में आपसे पूछेंगे, शब्द को ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा तो यही पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में कितनी लिपियां हैं। तो प्राचीन को पकड़ लीजिए, इसी को 3 कोट कर लीजिए। प्राचीन में प्र जो रही है वो सिंधु रह गई पहले में, है ना, और फिर जो ची बच रहा है इसमें आप याद कर लीजिए खरोष्ठी आई यहाँ पे, है ना, और जो तीसरी बच गई प्राचीन में वो क्या हो गई, लास्ट में ब्राह्मी हो गई, जिससे हमारी देवनागरी लिपि निकलती है। ठीक है, तो प्राचीन काल की लिपियों के बारे में पूछे तो 3 लिपियां थी, एक सिंधु घाटी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि और एक ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो प्राचीन शब्द को ध्यान रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के मोंटीगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलों पर मिलते हैं। ठीक है, तो शील मतलब एक तरह से पत्थरों पर बड़े बड़े आप समझ सकते हैं। तो अब बात आ रही है, हमने जब प्राचीन लिपि को जब प्राचीन हम लिपि को पढ़ रहे हैं ना, जब प्राचीन लिपि को पढ़ा तो क्या पढ़ा, ये 3 पार्ट में आई थी ना, तो एक सिंधु में आई थी, तो जो ये सिंधु थी पहली वाली, एक खरोष्टी में आई थी। अब इनके बारे में भी तो बताएंगे ना कि कैसे आई थी, तो वही बता रहे हैं। जो ये सिंधु थी ये क्या हुआ था, कह रहे हैं ये इसका जो प्राचीनतम नमूना है, एक आपको याद करना है कि मोंटीगोमरी जिला है ना, मोंटीगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला था। वहाँ पे कहाँ था, मोंटेगोमरी जिले के हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे हड़प्पा में मिला था। ठीक, और लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में। और सिंपली आप इसको याद करें तो आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद कर सकते हैं, है ना, एक हड़प्पा में और एक मोहनजोदड़ो में आपको प्राचीन सिंधु लिपि के मोहनजोदड़ो ये याद करना है ना, जोदड़ो। अब सिंपली छोटा छोटा याद कर लिया आपने कि एक हड़प्पा में मिला था, एक मोहनजोदड़ो में मिला था, बस इनके ज़िले याद कर लीजिए, है ना। ये जो हड़प्पा है ये मोंटेगोमरी ज़िले में है, हड़प्पा कहाँ है, मोंटेगोमरी ज़िले में है। और जो मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये लरकाना में है ना, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में है। बस इतना आपको याद कर लेना है, 2 शब्द। तो जो सिंधु घाटी जो सिंधु लिपि हमने पढ़ी, ये सिंधु लिपि जो होगी सिंधु वाले क्षेत्रों में ही तो होगी। तो सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता था। तो यानी कि हड़प्पा में एक इसकी लिपि का हमको मिल जाता है, और दूसरा हड़प्पा के साथ मोहनजोदड़ो की सभ्यता आई थी तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। इनके ज़िले याद कर लेना, हड़प्पा है तो हड़प्पा मोंटेगोमरी जिला है ना, हड़प्पा मोंटेगोमरी जिला, और जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला था, जो सिंधु घाटी लिपि थी इसके प्राचीनतम नमूने मिले थे। ठीक है, अब अगला है वहाँ पे सीलों में मिले थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है ड्रिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनिमूलक लिपि कहा है। पहली बात यहाँ पे अगर इन्होंने लिखा है ना, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये लिख रहे हैं कि ट्रांजिशनल, है ना, ट्रांजिशनल,
अब इस ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है ना, पहले से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट को आप बोलते क्या हैं? तो ट्रांजिशनल को आप बोलते हैं भाव ध्वनि मूलक, है ना, भाव ध्वनि मूलक। इसको आप याद रखना। और स्क्रिप्ट मतलब लिपि हो गई, ठीक है। भाव ध्वनि मूलक शब्द को आपको याद रखना। कभी कभी दे देते हैं कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, भाव ध्वनि मूलक लिपि है, ठीक। अब जो है डिरिंजर महोदय, इन्होंने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और उस सभ्यता में जो लिपि थी वो सिंधु घाटी लिपि थी, है ना, सिंधु लिपि या सिंधु घाटी लिपि। इस सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनि मूलक लिपि किसने कहा था? तो आप जैसे ही पढ़ते हैं ना, ऐसे जैसे आपको बोला जा रहा है कि ट्रांजिशनल लिपि किसने कहा था, तो आप क्या पढ़ते हैं, ट ठ ड ढ पढ़ते हैं ना, ड ढ अणा पढ़ते हैं ना जब पढ़ रहे हैं, तो आपको ट्रांजिशनल इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको ड्रिंजल को याद कर लीजिएगा, है ना। इसी का थर्ड लेटर से इसका राइटर बनेगा कि ट से ट्रांजिशनल किसने बोला था, तो ड से ड्रिंजर महोदय ने बोला था। तो ऐसे आपको थोड़ा इजी रहेगा कि हमने वहाँ पे ध्यान रखा था कि ट से क्या बन रही है आपकी, ट्रांजिशनल बन रही है ना, ये ट्रांजिशनल ये बन रही है, तो ड से आपका क्या बन जाएगा, ड्रिंजल बन जाएंगे, है ना। तो ये इसको आप याद रखेंगे कि इसको डी रिंजल, है ना। तो ट्रांजिशनल को शुरू में ट्रांजिशनल, उसको थर्ड नंबर के ड्रिंजल कह दिया, है ना। तो ड्रिंजल ने क्या कहा था, इसको ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा था, यानी कि भाव ध्वनि मूलक लिपि। सीधे सीधे छोटा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे भाव ध्वनि मूलक लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बात आती है कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसको कहा गया था, तब आपको बताना है सिंधु घाटी लिपि को कहा गया था, और किसने कहा था, तब आपको बताना है ट ठ ड यानी कि ड्रिंजल महोदय ने कहा है। 4 प्रश्न इससे बनने की संभावना है कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, सीधे उत्तर आएगा भाव ध्वनि मूलक लिपि को कहते हैं। अगर पूछ लिया कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसको कहा गया है, तब आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी लिपि को कहा गया है। अगर पूछा गया कि सिंधु घाटी जो लिपि थी इसको ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा किसने था, तब आपको ट ठ ड से ड्रिंजल महोदय ने, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सिंधु घाटी लिपि को सिंधु घाटी लिपि थी, इसमें ध्वनि चिन्हों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। हर जगह आपको देखने को मिलता है, जैसे हमने पहले भी बहुत सारी संख्याएं पढ़ी थी कि किसी ने कुछ संख्याएं मानी, किसी ने कुछ मानी, चाहे पाली को लेके था, चाहे प्राकृत को लेके था। हर विद्वान के अलग अलग मत होते हैं। यहाँ पे जो सिंधु घाटी हमारी लिपि है, इसको लेकर भी इनके जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उसको लेकर के, उसकी संख्या को लेकर के भी विद्वानों में मतभेद है। तो देखिए किसने कितना माना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आप क्या पढ़ रहे हैं इसको ध्यान रखेंगे, है ना। जो आप सिंधु घाटी और लिपि, है ना, तो इसके आप क्या पढ़ रहे हैं, इसके ध्वनि चिन्हों की संख्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसके ध्वनि चिन्हों की संख्या पढ़ रहे हैं। ये बात दिमाग में आपको बिठानी है, क्योंकि ये चीज़ याद नहीं करी जाएगी, ये आपको बिठाना ही पड़ेगा कि जो सिंधु घाटी हमारी लिपि थी उसके ध्वनि चिन्हों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले आपके पास हंटर आते हैं। हंटर कहते हैं कि इसमें 253 ध्वनि चिन्ह थे। हंटर ने कितनी मानी, 253 मानी है। फिर इसके बाद लैंगडन आते हैं, और लैंगडन कितनी मानते हैं, लैंगडन ने कहा कि 228 ध्वनि चिन्ह थे, है ना। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं गैड एवं स्मिथ, ठीक है। गैड एवं स्मिथ, मात्रा यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रही है, दो, गैड एवं स्मिथ ये मान रहे हैं 396। अब देखिए इसमें 2 लोग हैं तो संख्या ज़्यादा होगी, है ना, 396। अब देखिए 3 की आप टेबल पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 होता है ना। ये डिजिट आती है आपको पास। अब याद रखेंगे जो 2 लोग हैं उन्होंने पहले 3 को लिया, फिर 9 को लिया, फिर 6 को लिया। इनका क्रम बदल कर दीजिएगा, 1 2 और 3 ऐसे क्रम लगाओगे तो क्या बनेगी आपके पास, 3 9 6 बन जाएगी ना। थोड़ा सा एक ये होता है ना, माथा पच्ची सी करके रखते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा स्पष्ट हो जाती हैं। तो आप ऐसे समझिएगा, जो गैड और स्मिथ हैं, गैड और प्लस स्मिथ हो गए, है ना, स्मिथ,
गैड और स्मिथ। ये कहते हैं कि 3 3 दूनी 6 3 3 9 थे इसमें, किसमें, सिंधु लिपि में। इसका क्रम आप चेंज कर लो, 1 2 नंबर पे ये, 3 नंबर ये, बराबर 3 9 6। ठीक है, तो ये संख्या 6, ये संख्या दी है किसने, 396, ये संख्या दी है गैड एंड स्मिथ ने। मैं इसलिए आपको 3 की टेबल पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप अगर इतना कर लेंगे ना तो आपके दिमाग वहाँ पे ज़रूर वर्क करेगा कि हमने फिर इसको उल्टा किया था, वरना आपको डिजिट ही याद नहीं रहेगी। अगर आप कहोगे कि गैड और स्मिथ आ गया तो हमने तो 3 की टेबल पढ़ी थी, 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 करा था, फिर आपको इतना तो याद आएगा ना कि इसकी नंबरिंग हमने करी थी कि दूसरा नंबर लास्ट को दिया था, तीसरा नंबर, बस इसका क्रम लगा लेना, तो 3 9 और 6 हो जाएगा। 396 आपके पास सिंधु की लिपियाँ आ जाती हैं, जो किसने बताई हैं, गैड और स्मिथ ने बताई हैं। अब सबसे ज़्यादा गैड और स्मिथ में 2 लोग थे तो ज़्यादा बताए थे, वह हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर हंटर लग गए, कि कहते हैं ना उसको इतने हंटर लगे, बताओ इसको कितने हंटर लगेंगे, 2 5 3, है ना, 2 5 3 हंटर लगे थे। अब इसमें देखिए, इसको आप हंटर देखिए, 2 लगे, 3 लगे या 5 लगे, है ना, 2 3 का क्रम है, 5 लास्ट में है, तो इसका क्रम चेंज कर दो, 5 2 और ये तीसरे नंबर में आएगा, चेंज करेंगे तो 2 आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया, है ना। बिल्कुल वैसे ही डिट्टो चेंज करने हैं, क्योंकि 2 3 5 है, 4 गायब है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हंटर लगे थे 2 3, 2 3 याद रहेगा तो फिर 4 को स्किप करके 5, 2 3 5 लगे थे, उसका नंबर चेंज कर लीजिए, 2 5 3, ठीक, 2 5 3, तो 253 आपका इनका हो जाएगा। इसके बाद लेग डन की है। लेग डन क्या कहते हैं, लेग डन का बहुत बहुत सरल है, ये क्या कहते हैं, 2 2 साथ में रखे हैं, फिर ऐसे करके 8 कर दिए, है ना, 2 2 8, इनका इजी है, 2 बार 2 2 कर लो, फिर उसी में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर रखा है इन्होंने, है ना, उसका डबल कर दिया, ठीक। तो 2 2 8 आप सीधे याद कर लीजिएगा, 2 2 8 लैंगडन। एक बार हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमने जिस तरह से पढ़ा है वैसे आप बिठाने की कोशिश करिएगा। जो सिंधु घाटी लिपि है ना, इसको किसने कितना माना है। जैसे आपके हंटर आएंगे, पहले हंटर कितने लगे थे, तो हम कहते हैं ना 2 3 हंटर लगे थे, फिर आपको याद आ रहा है कि 2 3 के साथ आपने क्या पढ़ा था, तो 2 3 के बाद 4 तो नहीं पढ़ा था, 5 पढ़ा था, इसको आप चेंज कर लो, 1 2 और ये 3 नंबर पे रख लो, कितना बनेगा आपका, 2 5 और 3 बन गया, यानी कि इतने हंटर लगे थे। इसके बाद आपके पास अगर गैड और स्मिथ आता है, गैड स्मिथ आते हैं, तो आपने पढ़ा है ना कि गैड और स्मिथ ने कितना दिया था, आपने पढ़ा 3 की टेबल, 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 पढ़ा, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 2 और 3, इसको आप क्रम से लगा लीजिए, 3 था, 9 था और 6 था, 396 ये आ गया। अब जो आपके पास एक बचते हैं केवल लेगडन, जो बचते हैं, लेगडन ने सिंपली 2 2 रखा और 8 कर लिया, ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, 2 2 8 लेगडन ने कहा था, ठीक, ये हमारा हो गया। इसके बाद अगला देखिएगा, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन एक दो बार आप उसको सुनेंगे ना तो आपकी वो अगर मस्तिष्क में इतना भी लगेगा कि हमने तो नंबर चेंज किया था, क्या था वो, है ना, तो हंटर 2 3 लगे थे, 2 3 5 कर दीजिए, 2 3 5 को चेंज कर लीजिए, हंटर वाला आपने चेंज किया है। इसके अलावा दूसरा जो आपने पढ़ा था गैड और स्मिथ, तो आपको 3 की टेबल, गैड और स्मिथ के लिए तो हमने 3 की टेबल पढ़ी थी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसके नंबरिंग चेंज कर दिए, पहला लास्ट और बीच का, तो फिर इसके नंबर चेंज करने में 300 आपको मिल जाएगा, 396, है ना। तो इस तरह से, और जो लेगडन बचते हैं उनका तो बहुत इजी है, लेगडन में 2 2 8 कर देना है, ठीक। अब देखिए, खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला, इसमें अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। अब जो खरोष्टी लिपि, सबसे पहले यही छोटा सा, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन एक दिमाग में हमको स्थिर करना ही पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पर थी, है ना, क्या पता डीप प्रश्न पूछ जाए तो वहाँ भी फायदा, एटलीस्ट गोविंद पांडे याद होनी चाहिए हम लोगों को, है ना। सीधे ही प्रश्न पूछता है कि खरोष्टी लिपि का पहली बार कहाँ जिक्र मिलता है, तो हमको अशोक के अभिलेखों में ऐसे देखने को मिलता है प्रश्न, है ना। अगर पूछते हैं कि खरोष्टी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है ये कहाँ देखने को मिलता है, तो सीधे आपका उत्तर आ जाता है कि अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। बात भी सही है, ये जो प्राचीनतम नमूना है खरोष्टी लिपि का वो अशोक के अभिलेखों में ही देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में देखिए, अगर ये कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनके अभिलेख मिले थे, तो जो ये अशोक के अभिलेख थे ना, एक आपको पश्चिमोत्तर भारत का शाहबाजगढ़ी जो पंजाब का यूसुफजई जिला था वहाँ पे मिला था, और अगर दूसरा पूछते हैं तो मानसेरा के हजारा जिले में मिला था। तो आपको अब ये 2 स्थान याद करने हैं, क्या,
एक शाहबाज गढ़ी, है ना, एक शाहबाज गढ़ी। और दूसरा आपको क्या याद करना है, एक मानसेरा, क्योंकि ये दो चीज़ पूछी जा सकती हैं कि कहाँ कहाँ पर अशोक के शिलालेख आपको मिले थे, है ना। ये अशोक के अभिलेख जो थे कहाँ कहाँ मिले थे, तो अशोक के अभिलेख एक शाहबाज गढ़ी में मिले और एक मानसेरा में मिले। अब आपको ध्यान रखना है कि जो शाहबाज गढ़ी है ना, ये कहाँ है, ये पश्चिमोत्तर भारत में है। ठीक, छोटा छोटा करके जो शाहबाज गढ़ी है ये कहाँ है, पश्चिमोत्तर भारत में है। और ये मानसेरा कहाँ है, मानसेरा जो है ये पंजाब का हजारा ज़िला है। ठीक है, ये पंजाब में हजारा ज़िला है, हजारा ज़िला आपने सुना होगा। तो जो मानसेरा है, मान क्या रखते हैं, पंजाब के 1000 लोग रखते हैं, ऐसे याद कर लेना। मान जो है पंजाब के 1000 लोग रखते हैं, तो मानसेरा पंजाब में हजारा ज़िले में है। जो ये पश्चिमोत्तर भारत में आपका शाहबाज गढ़ी आता है, ये यूसुफजई ज़िला है ना। शाहबाज गढ़ी आपको देखने से लग रहा होगा, तो नाम भी क्या होगा, यूसुफजई ज़िला, उसी के शाहबाज से मिलता मिलता। अब मान है, मान पंजाब के लोग चाहते थे, तो पंजाब का कौन सा ज़िला आएगा, 1000 लोग चाहते थे, हजारा हो जाएगा। लेकिन शाहबाज गढ़ी थोड़ा सा आपको नाम भी डिफरेंट लग रहा है, तो इसके साथ इनका कठिन नाम भी आएगा यूसुफजई, है ना। शाहबाज गढ़ी, यूसुफजई, दोनों टिपिकल नाम है, शाहबाज के साथ यूसुफजई। जबकि मान सेरा जो है थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, मान हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मान पंजाब के लोगों का हो रहा है। और आपने देखा भी होगा पंजाब के लोग बड़े मानी टाइप के भी होते हैं ना, तो मानसेरा जो ज़िला है वो पंजाब के हजारा में, वहाँ के हजारों लोगों में आपको मान देखने को मिलेगा, तो मानसेरा में है। अब सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगर खरोष्टी लिपि, जो आपकी खरोष्टी लिपि है ना, तो खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम ये किसको मिला, सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। जैसे खरोष्टी लिपि के बारे में पूछते हैं तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो खरोष्टी लिपि है इसका प्राचीनतम वो है कहाँ से मिलता है, तो आपको याद करना है कि हमको कहाँ से मिलता है, अशोक के अभिलेखों से, है ना। ये प्रश्न आपको याद करना है, अभिलेख से। अब अगर प्रश्न बन गया कि अशोक के अभिलेख कहाँ मिले हैं, तब आपको याद करना है एक शाहबाज गढ़ी में मिले हैं, एक शाहबाज गढ़ी में, और दूसरा मानसेरा में मिले हैं। अब अगर प्रश्न बन गया कि किस जिले में मानसेरा के मिले हैं, तब जिला आपको पंजाब का क्या करना है, पंजाब में हजारों लोगों का मान होता है, तो हजारा जिला हो जाएगा। शाहबाज गढ़ी कहाँ है, तो शाहबाज गढ़ी के लिए यूसुफ, आपने यूसुफ जुलेखा करके एक रचना भी पढ़ी होगी, बस शाहबाज जो रहते हैं वो यूसुफ जई में रहते हैं, ये यूसुफ जई यहाँ पे जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। खरोष्टी लिपि के नामकरण के संबंध में भी विद्वानों में अभिमत है। अब देखिए, जो खरोष्टी लिपि जो हमको अशोक के प्राचीन उसमें अभिलेखों में देखने को मिलती है, इसको बहुत से विद्वानों ने अलग अलग नाम से जाना है, तो किसने क्या नाम दिया उसको हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए, चीनी कोस ये विद्वानों के नाम हैं और ये अभिमत हैं। तो खरोष्ट नामक व्यक्ति से कौन मानते हैं, जो खरोष्टी लिपि है उन्होंने, ये जो विद्वान है इन्होंने कहा कि खरोष्ट नाम का एक व्यक्ति ही हुआ था, है ना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, बल्कि खरोष्ट नाम के एक व्यक्ति ही हुए थे जिन्होंने खरोष्टी लिपि का विकास किया। तो कौन कहता है कि खरोष्ट नाम के व्यक्ति हुए थे, देखिए व्यक्ति मतलब एक लोग को बताया जा रहा है ना कि एक खरोष्ट नाम के ही व्यक्ति हुए थे। तो माना किसने, कैसे याद रहेगा आपको कि खरोष्ट नाम के व्यक्ति हुए थे, ये किस विद्वान ने कहा था, तो आपको याद रखना ये चीनी कोस फा वान सुलिन ने कहा था। ठीक है, अब अगर ना याद रहे तो कम से कम एक शब्द याद कर लेना, इंसुलिन आपने सुना होगा, इंसुलिन हमेशा व्यक्तियों को लगती है ना, डायबिटीज वाले मरीजों को लगती है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे सुलिन शब्द इंसुलिन में जुड़ रहा है, इन तो मैंने ऐसे ही जुड़ा है कि आपको व्यक्ति याद रहेगा, है ना। इंसुलिन जो होता है हमेशा डायबिटीज़ के मरीजों को लगाई जाती है इंजेक्शन, तो इनको हटा लीजिए। जो ये सुलिन शब्द आ रहा है ना आपके फा वान सुलिन में आ रहा है, तो इंसुलिन को हटा दीजिए, यहाँ पे फा वान कर लीजिए। अगर ना आए फा वान याद, कम से कम इंसुलिन तो आपको याद रहेगा, तो इंसुलिन वाला जो आपका रहेगा वही सही हो जाएगा। तो इसमें फा वान सुलिन शब्द आ रहा है, तो जैसे ही इंसुलिन आए, इंसुलिन व्यक्ति को लगती है तो व्यक्ति के साथ इसको जोड़ दीजिएगा, है ना। इंसुलिन किसको लगती है, व्यक्ति को लगती है। तो कौन कह रहा है कि खरोष्ट नामक व्यक्ति के उससे हुआ है, तो ये फा वान सुलिन कह रहे हैं। ठीक है, फा वान सुलिन। अब तुरंत जल्दी जल्दी बोलिए, फा वान सुलिन, फा वान सुलिन, फा वान सुलिन, तो इंसुलिन जैसा सुनाई दे रहा है ना, तो इंसुलिन व्यक्ति को लगती है, तो फा वान सुलिन, इसको ऐसे याद करिएगा। अब अगला देखिए, ये दूसरा है यहाँ पे मत कि
खर गधे के होंठ के समान। अब देखिए खर क्या है, किसको बोलते हैं, खर गधे को बोलते हैं ना, तो उसके ओष्ठ के समान। अगर खरोष्ठी लिपि आप पढ़ रहे हैं, है ना, आपने खरोष्ठी पढ़ा लिपि को, इसको तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब इसको आप तोड़ोगे तो ये खर आया ना, इधर खर आया, और इधर आपका क्या बच रहा है, ओष्ठ, है ना, यही तो बच रहा है, ओष्ठी, खरधन ओष्ठी खरोष्ठी। अब ये खर मतलब हो गया गधा और ओष्ठ मतलब हो गया होंठ। तो ये तो सिंपली इसको तोड़ा हमने, हमको निकल के आ गया खर और ओष्ठ, यानी कि खर मतलब गधा और ओष्ठ मतलब होंठ, यानी कि गधे के होंठ के समान मानने वाले कौन है, राजबली पांडे हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे याद रखना कि जो आपके पास खर होता है ना, यानी कि जो गधा होता है ना, उसके पीठ में ही बल रखा जाता है ना, पीठ में रखे जाते हैं, क्या रखा जाता है, बहुत सारा बल, यानी कि सामान, इतना बल होता है कि बहुत सारा सामान उसी को लदवाया जाता है ना, गधे को ही। तो जिसके पीठ में इतना बल होगा वही तो खर का होठ कहेगा ना उसको। तो राजबली पांडे, है ना, बल किसके उसमें होगा, गधे के उसमें। तो जो गधे के होठ के समान कहेगा उसमें बल होगा, है ना, जो गधे के होंठ कहा जा रहा है, तो गधा जिसको कहा था, गधा में क्या होगा, बल होगा। तो बल से राजबली पांडे को याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ अगर गधे के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो याद रखना गधे में क्या होता है, बल होता है बहुत सारा, इसीलिए तो खूब सारा कांड होता है ना। तो जब बल होता है तो आगे राज लगा दीजिए, पीछे ली लगा दीजिए, राजबली, ठीक। तो राजबली पांडे का हो गया। और इसके बाद देखिए आपने एक, जब आप नागरी प्रचारणी सभा का वो पढ़ेंगे ना, उसमें भी पहले जो भाग हुआ था, पहले भाग के राजबली पांडे हैं, आपने ध्यान रखा होगा, वहाँ पे पीठिका करके आता है ना, जो नागरी प्रचारणी में पहला जो पार्ट हुआ वो पीठिका। तो पीठ में भी बल होता है ना, पीठ में बल होता है तभी सामान उठाया जाता है। तो यहाँ भी इसके भी राजबली पांडे ही हैं। आपने ध्यान हुआ होगा, नागरी प्रचारणी के जो उससे 16 भागों में उसको विभाजित किया गया, तो पहला भाग जो है पीठिका करके ना, तो पीठ में भी बहुत बल होता है लोगों के, इसीलिए तो सामान लाद लेते हैं उसमें। तो राजबली पांडे का है वो। और यहाँ पर भी गधा जो है, गधा के पीठ में भी बहुत बल होता है ना। तो यहाँ बात आपको केवल गधे को याद रखना है, और जैसे मैंने ऊपर बताया व्यक्ति को याद रखना है, व्यक्ति को इंसुलिन चढ़ रहा है तो वहाँ पे आपका फावांसुलिन हो जाएगा, है ना, फावांसुलिन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, गधे का होंठ, गधा शब्द आ रहा है, तो गधे में क्या होता है, बल होता है, ऐसे याद कर लेना। तो बली कर लीजिए और आगे राज लगा दिए, तो राजबली पांडे ने गधे के होंठ की तरह कहा है। अब इसके बाद तीसरा है खरोसोथ से खरोष्ठी बनाए। ये तो अलग ही शब्द आ गया, सोथ शब्द आ रहा है ना। अब इसको आप सोथ ना कह के थोड़ी देर के लिए अगर इसको आप शोध कहते हो ना, शोध भी मान लेते हो, तो शोध कौन करेगा, है ना, शोध कौन, बड़ी नीति से शोध होता है ना, शोध कार्य कैसे होता है, बड़ी नीति से होता है, वरना उसमें आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिल सकता है ना। तो बहुत नीति के साथ शोध किया जाता है, जो बहुत सारी कटिंग छटाई वटाई करके तब जाके एक शोध पत्र तैयार हो रहा है। तो खरोशोथ से खरोष्ठी बना है, तो शोध से आप क्या करेंगे, सुनीति करेंगे, ठीक है। खरोशोथ, शोथ मतलब थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि शोध हो रहा है, तो खरोशोथ से खरोष्ठी बना है, तो ये शोध कैसे हो रहा है, सुनीति से हो रहा है, तो सुनीति कुमार चटर्जी का हो गया। आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, खरोष्ठी जैसे कुछ लिपियां बाएं से दाएं भी जाती हैं, है ना। और यहाँ पे खरोष्ठी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खरोष्ठी कैसे लिखी जा रही है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण हैं, 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं, तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव होता है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं, कह रहे हैं 37 वर्ण। अगर पूछें खरोष्ठी में, ये ध्यान रखेंगे, खरोष्ठी में वर्ण संख्या कितनी बताई है, वर्ण संख्या, है ना, तो इसमें वर्ण संख्या बता रहे हैं 37, ठीक। और कितने स्वर बताए हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर 5 स्वर और व्यंजन है और संयुक्ताक्षरों का अभाव है, तो 11 और 5 तो बहुत कम होते हैं, किस वजह से इन्होंने इसको 37 वर्ण कहे हैं। कोई और वर्ण शायद जुड़ रहे होंगे, लेकिन स्वर और व्यंजनों की संख्या कम दी हुई है, आप इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा गलत सा फील हो रहा है मुझे इसको, है ना। तो इन्होंने केवल 5 वर्ण बताए हैं, 5 जो हैं वो स्वर बताए हैं खरोष्ठी में, और इन्होंने 11 इसमें व्यंजन बताए हैं, ठीक है। कहीं पे और जगह भी आप इसको चेक कर लीजिएगा ताकि प्रश्न गलत ना हो। मेरे जो जिस हिसाब से लिखा है, कोई ऐसा कहीं पाया नहीं, तो मेरे हिसाब से कुछ और वर्ण हो सकते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजनों की जो संख्या ये बताए हैं, तो स्वर केवल खरोष्ठी में 5 होते हैं, और
जो व्यंजन होते हैं वो केवल 11 होते हैं। जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, अभी जो वर्तमान में स्वर पढ़ते हैं तो स्वरों की संख्या हम 11 पढ़ते हैं, और यहाँ खरोष्टी में 11 तो केवल व्यंजन ही बताए हुए हैं। ठीक, जो खरोष्टी में 11 व्यंजन है वो अभी वर्तमान में आप जानते रहिए कि 11 तो स्वर ही हैं, तो वहाँ पे 11 व्यंजन और 5 ही स्वर बताए गए हैं। कहाँ पे? खरोष्टी में। अगर टोटल वर्ण आपको पूछते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्णों की संख्या इन्होंने 37 मानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं एक जगह और आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ और वर्ण हो सकते हैं, तो शायद यहाँ पे दिया नहीं गया है। पर याद रखेंगे संयुक्ताक्षरों का अभाव रहता है। अगर पूछेंगे, प्रश्न बन गया कि संयुक्ताक्षरों का अभाव किसमें है, तब आपको बताना है खरोष्टी में। किसमें है? खरोष्टी में। ठीक है, खरोष्टी में स्वर कितने हैं? 5 स्वर हैं। खरोष्टी में व्यंजन कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, ये 11 व्यंजन और 11 व्यंजन और 5 स्वर आपको एकदम से याद रखना है। और खरोष्टी में टोटल वर्ण संख्या पूछी जाती है तो 37 आपको याद रखना है। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप केवल एक खरोष्टी शब्द लिखिए, खरोष्ठी है ना, इसमें ऐसे लिखिए 5 स्वर है ना, और 11 इसमें व्यंजन। ठीक, और संयुक्ताक्षर का अभाव। ठीक है, संयुक्ताक्षरों का क्या होता है? अभाव। तो ये बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। ये सर्वथा अभाव है, संयुक्ताक्षर इसमें आते ही नहीं है। और अगर कुल वर्ण आपको पूछते हैं, कुल वर्ण इसमें कितने होते हैं, तब आपको 37 बना। बस 4 पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, खरोष्टी में कितना है? 5 वर्ण, 5 स्वर हैं। खरोष्टी में व्यंजन कितने हैं? 11 व्यंजन है। खरोष्टी में टोटल वर्ण कितने हैं? 37 वर्ण है। किसका अभाव रहता है? तो संयुक्ताक्षरों का नितांत अभाव है इसमें। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के प्राप्त पिपराला के स्तूप में और अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ठीक, अब वहाँ हमने जब खरोष्टी को उसको पढ़ा था, है ना, जब हमने सिंधु सभ्यता को, सिंधु लिपि को पढ़ा था, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हमने 2 जगहों पे उसकी बात करी थी, है ना। एक हमने हड़प्पा में और एक मोहनजोदड़ो में, 2 जगह वहाँ भी आए थे। ठीक, और खरोष्टी वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने 2 जगह, तो यहाँ खरोष्टी का भी बताया है कि एक जगह शाहबाजगढ़ी और एक जगह इन्होंने बताया मानसेरा, है ना। मानसेरा पंजाब का हजारा ज़िला था और शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफ जई था। और वहीं सिंधु घाटी में हमने पढ़ा था कि वहाँ हड़प्पा था जो मोंटीगोमरी ज़िले में था, और जो दूसरा हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो, वो लरकाना ज़िले में था। ठीक, तो दो सब में मिल रहे हैं हमको। खरोष्टी में भी 2 मिले, सिंधु में भी 2 मिले, अब ब्राह्मी लिपि में भी हमको 2 जगह मिल रहे हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि एक क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है ये कहाँ मिला था? बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप में। इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मी हमारी लगी है क्योंकि उससे देवनागरी निकलती है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जो ब्राह्मी है ये कहाँ निकला है? बस्ती जिले में है, पिपराला स्तूप, है ना। ये, और दूसरा एक जहाँ है ब्राह्मी, वो अजमेर जिले के बड़ली गांव है। ध्यान रखना, ब्राह्मी थोड़ा थोड़ा बड़ली में मैच भी खा रहा है ना, और जो ब्राह्मी है ये पिपराला है ना, पिपराला स्तूप। तो 2 जगह यहाँ भी मिल रहा है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संबंध में भी मत निम्नलिखित हैं। ठीक, एक कह रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्राह्मी क्यों कहलाई? तो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित थी तो ब्राह्मी कहलाई, ब्रह्म से ही ब्राह्मी बना हुआ है, तो ब्रह्मा के मुख से निश्रित कह लीजिए या ब्रह्मा के द्वारा निर्मित कह लीजिए तो ब्राह्मी कहलाई। दूसरा, ब्रह्मा मतलब वेद या ज्ञान। ब्रह्मा का एक अर्थ क्या होता है? वेद या ज्ञान। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं ना कि ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेद या ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में 4 वेदों का निर्माण भी हुआ था, है ना। तो ब्रह्मा मतलब वेद या ज्ञान, यानी कि वेद और ज्ञान के रक्षार्थ लिपि क्या कहलाती है? यही वेद और ज्ञान की रक्षा करने वाली जो लिपि रहती है वो ब्राह्मी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। अब 3 इसमें आ रहे हैं, तीसरा आ रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त हुई, इसीलिए ये ब्राह्मी कहलाई। अब जो इसमें भी आ रहे हैं, चीनी विश्वकोश था फानसुलिन, है ना, ये विश्वकोश है चीनी फानसुलिन 668, इनके अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी हुई। तो फासवान सुलिन, है ना, फासवान सुलिन क्या कह रहे हैं? फासवान सुलिन,
फास्वानसुलिन। ये हुई, ऊपर भी चीनी कोस लिखा था, यहाँ पे चीनी विश्वकोश लिखा है, ठीक है। ये विश्वकोश है, वहाँ का कोई ऐसे नहीं दिया है कि कोई विद्वान है, बल्कि एक चीनी विश्वकोश रहा है फास्वानसुलिन। ऊपर भी विद्वान में लिखा हुआ था, तो आप उसमें करेक्शन कर लेना, विद्वान नहीं है बल्कि वहाँ का एक विश्वकोश है, चीनी विश्वकोश है, फास्वानसुलिन है ना, फास्वानसुलिन। वहाँ उन्होंने विद्वान करके दिया था, जो कि गलत है, ठीक। ये एक विश्वकोश है, वहाँ पर भी चीनी कोश इन्होंने लिखा था। तो चीनी कोश या चीनी विश्वकोश, फास्वानसुलिन, दोनों जगह नाम में थोड़ा सा अंतर भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। फावानसुलिन कह लीजिए या फास्वानसुलिन कह लीजिए। 678, ऊपर समय नहीं दिया है, यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो समय भी आप ध्यान रखेंगे ये, क्योंकि ये विश्वकोश है तो इसका समय भी पूछा जा सकता है। तो 668 है, ठीक है, 668 है। तो इसके अनुसार क्या कहा था इन्होंने कि ब्रह्म नाम का एक आचार्य थे, उन्हीं के आधार पर ये ब्राह्मी कहलाई, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं। ब्राह्मी लिपि को की उत्पत्ति को लेकर के दो मत प्रचलित हैं। ब्राह्मी लिपि को लेकर के दो मत प्रचलित हैं। एक तो कहती है कि ये भारतीय लिपि है और दूसरी कहती है ये विदेशी लिपि है, तो दो मत हैं, है ना। तो अब कुछ लोगों ने कह दिया होगा कि ये भारतीय लिपि है, भारत में पैदा हुई है, कुछ लोगों ने कहा कि ये विदेशी लिपि है। इसलिए अगर पूछें कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर कितने मत हैं, तो हमको कितने बताने हैं, दो बताने हैं, ठीक। और इन दो में ये याद कर लेना है कि कुछ ने इसको भारतीय लिपि कहा और कुछ ने इसको क्या कहा, विदेशी लिपि कहा। ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति भारत में हुई है, ठीक है। ये अगर प्रश्न बने कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ध्यान रखेंगे ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में अनेक मत प्रचलित हैं। जो ऊपर हम दो मत पढ़े कि भारतीय जो लिपि की उत्पत्ति को लेकर के कितना मतलब उसमें विवाद हो, तो दो मत वहाँ सामने आते हैं कि कुछ लोग ने भारतीय कहा और कुछ लोगों ने विदेशी कहा। लेकिन भारतीय मत की ओर झुकान ज़्यादा जा रहा है। तो जो ब्राह्मी लिपि है उसको भारत में पैदा हुई है ऐसा मानने वाले जो वर्ग हैं वो कौन कौन है, देखिए कौन कहता है कि ये भारत में पैदा हुई है। सबसे पहले विद्वान का नाम आता है एडवर्ड थॉमस, है ना। एडवर्ड थॉमस जो हैं, तो ये कहते हैं कि इसके आविष्कारक, अभिमत इनका क्या है कि द्रविड़ थे। अब यहाँ आप जो तौथा दौदा पढ़ते हैं ना, त थ द ध, है ना, ये वाली लाइन जो पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए थ से थॉमस हो रहे हैं, थॉमस, और इन्होंने द से द्रविड़ को माना है, इन्हीं के साथ करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो थॉमस ने द्रविड़ को माना है। अब आपको सेंटेंस ना भी याद रहे तो आपको ध्यान रख ये याद आ जाना है कि जो, तो इधर देखिएगा जगत मोहन वर्मा। जगत मोहन वर्मा क्या कहते हैं, वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग माने हैं ना, तो ये चीज़ें याद रखना थोड़ा कठिन हो जाती हैं कि किसने किसको माना है। यहाँ जगत मोहन को तो आप दिमाग में बना के रखिए, लेकिन वर्मा शब्द को विशेषता ध्यान रखेंगे। वर्मा वैदिक चित्र को मानेंगे, ठीक है। वर्मा वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न मानते हैं। अब इसके बाद आता है C.R. श्याम शास्त्री। C.R. श्याम शास्त्री, अब इसमें आप श्याम शास्त्री को ध्यान रखेंगे। श्याम शास्त्री सांकेतिक चिन्हों को मानते हैं, है ना। श्याम शास्त्री सांकेतिक चिन्हों को मानते हैं। अब है राजबली पांडे। राजबली पांडे, तो राज शब्द को याद रखिएगा। जो राज है ना, कहाँ राज हुआ था शुरू में, तो सिंधु घाटी में राज किया था लोगों ने। जब आगमन हुआ था कहते हैं आर्यों का, तो कहाँ राज किए थे, तो सिंधु घाटी में। तो सिंधु घाटी लिपि से कौन मानेंगे, राज से राजबली, है ना। सिंधु घाटी में राज किया था तो राजबली पांडे मानते हैं। इसके बाद है डाउशन कंगिनघम और लसन। तो डाउसन कनिंघम और लसन, ये कहते हैं कि आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से, है ना। आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से डाउसन कनिंघम और लसन ने मान रखी है, ठीक। आर्य की, आर्य शब्द आया है और आर्य डाउन आए थे कनिंघम और लसन के साथ, है ना। आर्य डाउन आए थे कनिंघम और लसन के साथ, तो आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित मानते हैं। इसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। ये भोलानाथ कहाँ कहाँ बसे थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। भोलानाथ कहाँ कहाँ बसे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से विकसित मानते हैं भोलानाथ तिवारी। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपने गौर किया होगा, इधर जब हम ये वैदिक चित्र कह रहे हैं तो चित्र वाली बात वैदिक में भी आई है, और यहाँ भी आप देखिए यहाँ भी चित्रलिपि की बात हो रही है ना। दो लोग चित्र में मान रहे हैं और दो लोगों को देखिए, इन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो बोला है तो इन्होंने सिंधु घाटी बोला। तो सिंधु घाटी और हड़प्पा मोहनजोदड़ो लगभग एक ही, सिंधु घाटी सभ्यता बोल लीजिए या हड़प्पा सभ्यता बोल लीजिए, लेकिन अंतर इतना ही है कि एक ने सिंधु बोला है तो एक ने हड़प्पा बोला है। अब आपको यही पकड़ना है कि सिंधु कौन बोले हैं, हड़प्पा। थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को अगर वो कर देते हैं,
आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं कुछ उसके लिए, इन शब्दों को आप पकड़ने की कोशिश करिए ना, जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए, आपने पढ़ा था द्रविड़, मूल आविष्कारक द्रविड़ थे, ये कौन मानते हैं, है ना। जो ब्राह्मी लिपि थी वो भारत में हुई और इसके द्रविड़ थे। तो मैंने कहा था आप त थ द ध याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपने अगर त थ द ध और न पढ़ा है तो ये इसने बोला था ना, थॉमस हो गए, है ना। ये किसने बोला था, थॉमस हो गए। अब इसमें मैंने बोला था वैदिक चित्र थे, तो वैदिक चित्र से मैंने आपको वर्मा तो याद करवाया है ना, ज़्यादा ना रहे। तो वर्मा कौन थे, जगत करके थे। तो जगत एक शब्द भी याद हो जाएगा तो समझ हो जाएगा, है ना। जगत मोहन शर्मा वर्मा हो जाएंगे, वर्मा। अब इसके बाद मैंने कहा था सांकेतिक चिन्ह, संकेत सौ आ रहा है तो सौ से आप क्या पढ़ेंगे, श्याम शास्त्री, है ना। ज़्यादा ना याद रहे तो इतना याद कर लीजिए, श्याम शास्त्री थे तो आर श्याम शास्त्री आपको याद आ जाएगा, है ना। अब आ रहा है सिंधु घाटी लिपि, है ना। तो सिंधु घाटी लिपि में क्या था, राज था, राज किया था पहले आर्यों ने, तो राज से राजबली। तो ऐसे सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी में कौन किए थे, राज किए थे। किसने किया था, राजबली ने किया था, है ना। अब आ रहा है आर्यों की पुरानी, आर्य शब्द को लाने वाले 4 लोग थे। आर्य कहाँ आए थे, डाउन आए थे। तो डाउनसन हो गया, एक डाउसन हो गया, डाउसन, है ना। जब डाउन आएंगे तो इनके साथ कौन आएंगे, ये कनिघम को लेके आएंगे और साथ में लसन, लसन प्याज है होता है ना, तो कनिघम को साथ में लेके लसन प्याज लाए थे, तो लसन भी आए थे साथ में। तो आर्यों की पुरानी चित्रलिपि कहते हैं। अब इसके बाद बचता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कौन थे, हमारे भोलेनाथ बसे थे, तो भोला नाथ हो जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भोलानाथ बसे थे। तो इस तरह से हमारे जो भारत में हैं वो 6 लोग हैं और 6 लोगों ने मान दिया। एडवर्ड थॉमसन ने कहा कि मूल आविष्कारक कौन थे, द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा ने कहा कि इसकी जो वो थी जो ब्राह्मी लिपि थी ये वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न हुई। जो CR श्याम शास्त्री थे ये कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि थी वो सांकेतिक चिन्हों से पैदा हुई। जो राजबली पांडे थे तो राज कहाँ किए थे, सिंधु घाटी लिपि से विकसित है कहते हैं। डाउसन, कनिंघम और लसन कहते हैं कि आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से हुआ, है ना। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से हुआ, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक हिंट, यहाँ पे वाइट पेपर मुझे मिल रहा है, तो अगर मैं एक कीवर्ड में आपसे पूछूं कि आप ये बताइएगा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे द्रविड़ से ब्राह्मी की लिपि, जो द्रविड़ शब्द है बस इसको याद कर लीजिए। द्रविड़ से किसने माना है कि ब्राह्मी लिपि द्रविड़ से निकली है, तो आपको थॉमस का नाम याद करना है, ठीक है, थॉमस केवल, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न है ना, वैदिक चित्रलिपि, इससे किसने माना है, वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न कौन मानते हैं, ब्राह्मी को। जैसे ही वैदिक आ गए तो आपको वर्मा तो याद आएंगे ना, वर्मा के आगे आप जगत लगा दीजिएगा, है ना, जगत वर्मा का हो गया। अब इसके बाद अगर आपसे कहते हैं कि सांकेतिक चिन्ह लिपि से, है ना, सांकेतिक चिन्ह से जो है ब्राह्मी लिपि निकली, सांकेतिक चिन्ह से आपकी ब्राह्मी लिपि निकली, ये कौन मानता है। तो आपके पास सांकेतिक है ना, तो श्याम शब्द के कैसे बोलेंगे, क्योंकि सांकेतिक से तो श्याम मिल रहा है, तो ये श्याम शास्त्री हो जाएंगे, दोनों स आ जाएंगे, तो श्याम शास्त्री। तो आगे आप याद करेगा, आर श्याम शास्त्री हैं, ठीक, आर श्याम शास्त्री हैं। अब इसके बाद सिंधु से किसने माना था, आपके पास एक ये भी तो आया था कि सिंधु घाटी लिपि से है ना, सिंधु घाटी लिपि। तो मैंने क्या कहा था आपसे, सिंधु घाटी में क्या किया था, राज किया था किसी ने ना, तो राज से राजबली हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी लिपि राजबली कहेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं आपसे बोलूँ कि आर्यों की पुरानी चित्रलिपि, देखिए इतना पुराना चले गए ना कि आर्य लोग आए थे, तो आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से कौन मानते हैं, आर्य पहले डाउन आए, याद कर लो। तो डाउन से क्या हो जाएंगे, ये डाउन से डाउसन कर लीजिए, है ना। किसके साथ आए थे, अपने मित्र कनिघम के साथ आए थे, है ना, कनिघम के साथ आए थे। तो अब उतनी दूर से आए थे तो साथ में लहसुन लाए थे, लहसुन प्याज जानते हैं ना, तो लहसुन को भी लाए थे कि कुछ बना के खा लेंगे। तो ध्यान रखना, आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से ब्राह्मी कौन मानते हैं, डाउसन, कनिंघम और लसन। अब बचते हैं
एक और बच जाते हैं जिसको हमने क्या पढ़ा था कि हड़प्पा, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, है ना। ये मोहनजोदड़ो लिपि से ब्राह्मी को कौन मानते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के किनारे कौन थे? हमारे भोलेनाथ थे, तो भोलानाथ तिवारी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक एक कीवर्ड के साथ इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये भारत में मानने वाले हैं तो अब बच गए विदेशों वाले, क्योंकि दो मत हमको मिलते हैं ना, कि एक भारत वाले थे तो एक विदेशों वाले भी तो हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई। दो मत आए थे, एक भारत वाले एक विदेश वाले, तो विदेश में हुई। इस वर्ग के अनेक मत हैं। तो ये कौन कौन है? अब ये थोड़े से कठिन होंगे क्योंकि विदेशों की थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन तो होती है ना, वहाँ के थोड़े से कठिन वाले आएंगे। देखिए क्या आता है, तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें है डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप, ये शेनार्ट। कौन कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप, ये प्र कर लीजिएगा। आपको पता होगा ना कि यही थे जो अशोक के अभिलेखों का खोज किए थे। पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप ही थे जो इनके अभिलेखों की खोज किए थे। ठीक है, ये कभी कभी प्रश्न में बन जाता है। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप और सेना, ये प्र लगता है इसमें थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे। प्रिंसेप और शेनार्ट, ये क्या कहते हैं कि ये तीनों ने कहा कि ये यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न है। तो क्या कहते हैं? यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न। जो ब्राह्मी लिपि है उसको यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न किसने माना? यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न ब्राह्मी को कौन मानते हैं? अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप और शेनार्ट। कौन मानते हैं? शेनार्ट। अब छोटा छोटा याद कर लो। आपने एक फ्रेंड याद किया है, याद कर लो, और एक प्रिंस याद किया है, कर लो। प्रिंस मतलब राजा होता है ना, प्रिंस प्रिंसेस कहते हैं छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारियों को, है ना। और एक सेना याद करिए, कर लो, है ना। तो सेना, ये फ्रेंड है, प्रिंस है, सेना है, कहाँ जा रहे थे? यूनान जा रहे थे। यूनान, कहाँ यूनान क्यों जा रहे थे? फ़ोन करने जा रहे थे, है ना। यूनान फ़ोन करने जा रहे थे। कौन कौन? फ्रेंड, प्रिंस और प्रिंस। जो फ्रेंड, या ये कर लो ना इसको, ऐसे ऐसे कर लेना इसको कि जो प्रिंस है, प्रिंस क्या है? एक राजकुमार है ना। प्रिंस जो है राजकुमार है, और ये क्या कर रहा था? ये सेना लेकर अपने फ्रेंड के साथ, है ना, फ्रेंड के साथ कहाँ जा रहा था? यूनान। यूनान फ़ोन करने जा रहा था, फ़ोन करने। ठीक है, फ़ोन करने। तो प्रिंस से क्या हो जाएंगे? प्रिंसेप हो जाएंगे, प्रिंसेप। और सेना से क्या होंगे? सेनाट हो जाएंगे। थोड़ा सा याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। और सेनाट हो जाएंगे, और इसके बाद प्रिंसेप, सेनाट, और जो फ्रेड हैं इससे क्या हो जाएंगे? अल्फ्रेड हो जाएंगे, है ना। अल्फ्रेड मुलर, अल्फ्रेड मुलर, है ना। यूनान से हो जाएगा यूनानी, या फ़ोन करने से हो जाएगा फ़ॉन्सी, है ना। तो यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न किसको माना इन्होंने? ब्राह्मी को माना है। ठीक है, तो अब छोटा सा ट्रिक करके याद हो गया होगा कि जो अल्फ्रेड मुलर हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं और सेनाट हैं, ये यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न मानते हैं किसको? ब्राह्मी को। अब दो का बहुत सरल है। डॉक्टर बुलर, डॉक्टर बुलर और डॉक्टर डेविस डिरीजर, ये उत्तरी सामी से मानते हैं ना। बुलर, देखिए बुलर को आपने यहाँ भी पढ़ा होगा ना, जब पृथ्वीराज राजू को अप्रामाणिक माना था कहते हैं, तो हम कहते हैं कि बुलर ने सबसे पहले अप्रामाणिक माना था, है ना। तो अप्रामाणिक में आपको अ लग रहा है, तो यहाँ पर भी ऊ आ रहा है, ऊ, है ना। उत्तर सामी से उत्पन्न मानते हैं। तो जैसे ही बुलर आएगी तो आपको दिमाग में रखना कि बुलर ने तो कहा था कि पृथ्वीराज को अप्रामाणिक कहा था। अ में 3 लेटर बन रहा है ना, तीन वाला वर्ण, वो गिनती आ रही है 3 की। तो ये जो अ लिख रहे हो आती है ना। अब इस अ से आप यहाँ पे उत्तरी सामी को याद कर लेना। उत्तरी सामी कहने वाले कौन है? उत्तरी सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले एक तो बूलर हो जाएंगे और एक डेविड हो जाएंगे। ज़्यादा ना याद करिए, केवल बूलर याद कर लीजिए और इधर डेविड याद कर लीजिए, है ना। छोटे छोटे नाम है, डेविड डिरीजर। तो ये वूलर और डेविड क्या मानते हैं? उत्तरी उत्तरी सामी से। ठीक है, उत्तरी सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, अब वूलर अप्रामाणिक माने थे तो उत्तरी सामी याद कर लेना उससे। अब इसके बाद है टेलर, डीके और कैनन। 3 लोग आ रहे हैं, टेलर, डीके और कैनन। टेलर, डीके और कैनन। अब टेलर में डीके, टेलर कौन थे? टेलर थे डीके, और क्या थे? कैन लाते थे एक, है ना, कैन लाते थे कैनन। तो
टेलर डी के कैन के साथ आते थे ना, कहाँ से, दक्षिण सामी से, दक्षिण सामी से। तो दक्षिण सामी कहने वाले, सामी से ये ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, टेलर डी के कैनन। ठीक, टेलर डी के कैनन ने दक्षिणी सामी से माना है। अब इसके बाद है, अंतिम है वेवर, वेनफे और जेनसेन। वेवर, वेनफे और जेनसेन, वेवर, वेनफे और जेनसेन, ये कहते हैं फोनेसी से, फोनेसी से, लगभग लगभग इसी तरह, इन्होंने फोनसी कहा है, इन्होंने फोनेसी कहा है, बस शब्द थोड़ा सा चेंज है लिखने में, फोनेसी। दो तो ब से हो जाएंगे, ब से वेबर हो जाएंगे, और एक बेनफे हो जाएंगे, और एक जेनसेन हो जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं कि ये फोनसी से उत्पन्न है। ठीक, अब यहाँ इसको थोड़ा सा वो करके आप इसको इधर कट करके आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना कि किसने कहा था। देखिए, यूनानी या फोनसी से उत्पन्न कौन कहते हैं ना, तो यूनानी फोनसी से उत्पन्न। तो फोन से हमने फ्रेंड याद कर रखा है, फोन आ रहा है ना, फोन से फ्रेंड, तो अल्फ्रेड हो गए, है ना। अल्फ्रेड किसके सेना में गए थे, प्रिंस, प्रिंस की सेना में गए थे, तो प्रिंसेप, और सेना से सेनाटो हो गए। तो ये यूनानी और फोनसी के हैं। अब उत्तरी सामी, मैंने उत्तर कहा था, अप्रमाणिक माना था किसने, बूलर ने ना, पृथ्वीराज को। तो बूलर हो गए, बूलर के साथ डेविड हो गए। तो डेविड और बूलर, ये उत्तरी दक्षिण से। अप्रमाणिक में ऊ आ रहा है, औ की तरह ऊ बनता है ना, 3 लेटर, 3 वर्ण को लेकर के, तो उसी को ले लीजिएगा। उत्तर सामी से इन्होंने माना है। अब दक्षिण सामी वाले कौन हो गए, दक्षिण में कौन थे, मैंने पढ़ा ना, एक टेलर थे, टेलर क्या लेके आ रहे थे, कैन लेके आ रहे थे, तो कैनन हो गए, है ना। एक कैन लेके आ रहे थे, किसका कैन ला रहे थे, डीके का, जैसे डीजे बोलते हैं वैसे ही डीके का लेके आ रहे हैं। अब फोनेसी से किसने माना, फोनेसी में दो तो ब से आएंगे, एक तो आपका वेबर आ जाएंगे, है ना, एक वनफे आ जाएंगे, वनफे, और एक आपके कौन आ जाएंगे, जैन सेन आ जाएंगे। ठीक है, जैन सेन। तो ये जैन सेन, वेवर और बेनफे, है ना, बेनफे, वेवर और जैन सेन, याद रखना, ये फोनेसी से उत्पन्न मानते हैं। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे। जो बूलर हैं, लास्ट में हमने पढ़ा था ना, जो उत्तरी सामी से जो मानते हैं प्रोफेसर बूलर, तो उत्तरी सामी वाले जो प्रोफेसर बूलर हैं वो कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है ये 41 अक्षर थे, इसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन। आप 32 और 9 को जोड़ लीजिए, है ना, 9 10 11 की एक गार्ड एक बना, 9 और 3 और एक 4, ये 41 वर्ण सही आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये वाला यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें स्वर और व्यंजन अगर बराबर होते तभी जाके यहाँ 37 वर्ण आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। जैसे यहाँ एकदम सही लग रहा है ना। कभी कभी हम जब एनालिसिस करते तो हमको भी तो थोड़ा बहुत लगता है ये गलत है। तो मुझे भी, जैसे इन्होंने जो संख्या बताई है खरोष्टी में, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रही है। आप किसी एक प्रमाणित बुक से इसको चेक कर लीजिएगा। ये मैं गोविंद पांडे के अकॉर्डिंग पढ़ा रही थी तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। फिलहाल मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये गलत इसलिए लग रहा है कि जब आप स्वर और व्यंजनों को काउंट करते हैं तो आपके 37 वर्ण आने चाहिए थे, और जबकि इन्होंने इसमें ये बताया है कि संयुक्ताक्षरों का अभाव है। संयुक्ताक्षर इनके वहाँ ना होने पर भी जो ये, अब ये कहाँ कितना जुड़ा है, अगर 5 स्वर भी हैं तो लगभग इनके पास यहाँ पे कम से कम 12 इनके पास व्यंजन होने चाहिए थे ना, सॉरी 22 व्यंजन, है ना। अगर 22 व्यंजन भी होते आप इसमें 5 की काउंटिंग करते, 5 2 नहीं, 22 व्यंजन नहीं होना चाहिए था इसमें, इनके व्यंजन होने चाहिए थे 37 बनाने के लिए, है ना। 37 बनाने के हिसाब से इनके 5 स्वरों में 10 20 30, तो कितना आएगा, देखिए लगभग लगभग 5 में अगर हम 32 काउंट करते हैं तो 5 2 7 और 3 की 3, ये देखिए 37 ऐसे आ रहे हैं। अगर इन्होंने 5 स्वर रखे होते तो लगभग 32 व्यंजन साथ में होने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे खरोष्टी में 5 स्वर और लगभग 32 व्यंजन, जैसे आपके इसमें ब्राह्मी में 32 व्यंजन हैं वैसे ही इसमें भी 32 व्यंजन होने चाहिए। तो 5 में 2 की काउंटिंग करें तो 7 आता है, और 3 37, ये मेरे हिसाब से सही ऐसा होना चाहिए। अगर बाय द वे कहीं पे ऐसा दिखता है तो ये वाला आप सही मानिएगा, वरना ये तो जोड़ने में आपको 11 और 5 37 तो नहीं दे रहा है ना। 11 और 5 तो
12 13 14 15 16 ही हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे संशय में रख रहा है, आप ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि खरोष्ठी लिपि के बाद जब ब्राह्मी लिपि आ रही है तो एकदम इतना परिवर्तन तो नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 32 व्यंजन दिया गया है, तो 32 यहाँ, हाँ ब्राह्मी में आपके स्वर थोड़ा सा बढ़ गए होंगे, 5 से 6 7 8 9, 4 स्वर आपके ब्राह्मी में बढ़ सकते हैं, है ना। तो 4 स्वरों की संख्या बढ़ गई होगी खरोष्ठी से, तो यहाँ 9 हो गई होगी स्वरों की संख्या, और 32 व्यंजन सेम एज इट इज़ रहे होंगे खरोष्ठी की तरह। तो यहाँ पे 32 व्यंजन में आपने 9 स्वर जुड़े, तो 41 इनके यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं दोनों को आपको करके दिखा ली, जो भी आपको सही लगे आप उचित समझिए, फिलहाल दिमाग में रखे रहिएगा, ये भी सही होने की संभावना है, ठीक। तो 41 अगर खरोष्ठी में मेरे हिसाब से जो यहाँ पे इन्होंने 37 वर्ण दिया है, तो इसका मतलब ब्राह्मी की तरह यहाँ पे 32 व्यंजन होने चाहिए और 5 यहाँ पे स्वर होने चाहिए। 5 2 7 और ये 3 35, ये अब आपका सही 37 आ रहा है। तो ब्राह्मी जब आई थी तो ब्राह्मी में 37 व्यंजन यहाँ भी थे आपके, बस जो 5 व्यंजन खरोष्ठी में 5 थे, उसमें 4 और ऐड हो करके यहाँ पे 9 स्वर आ गए थे, और 7 और 9 बराबर 1, और ये 4 ये 41 है ना, 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16, कितना था 32 और 9, सॉरी 32 और 9, 9 10 11 की एक गार्ड बना इसमें, 1 3 और 1 4, 41 है ना। तो 41 आपके यहाँ पे ब्राह्मी में हो गए। तो ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी में मुझे लग रहा है व्यंजन संख्या 32 ही होगी, ठीक। केवल स्वरों की संख्या वहाँ पे 5 होनी चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मी में अब आपको संख्या याद रखनी है, 9 स्वर यहाँ पे आ गए थे, 32 व्यंजन थे, और इन दोनों को जोड़ करके टोटल आपके 41 अक्षर यहाँ पे मिलते हैं। अब ब्राह्मी लिपि का विकास किस तरह से हुआ है इसको देखिएगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसमें करूँगी। देखिए क्या होता है, ब्राह्मी लिपि जब शुरू हुई तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई, एक दक्षिणी में और एक उत्तरी में, ठीक है। और जो दक्षिण क्षेत्र है, यानी कि जो भारत का आप नीचे वाला जो क्षेत्र देखते हैं ना भारत के मैप में, अब उत्तर वाला आपका ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें आप देखिए, यहाँ आपको तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, और कन्नड़, ये इतनी लिपियों का विकास मिलेगा। किनका? दक्षिणी भाग में आप क्या, यही तो लैंग्वेज मिलते हैं आपको, तेलुगु तमिल कन्नड़, है ना। अब जो उत्तरी वाला पार्ट है, अब ऐसे आपको जब ब्राह्मी आप करेंगे तो ब्राह्मी को आप डिवाइड कर रहे हैं तो दिमाग में लेके आइएगा, ब्राह्मी 2 पार्ट में बटी, एक उत्तरी शैली और एक दक्षिणी, है ना। दक्षिण वाला भारत के मैप का नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, और उत्तरी वाला इसका ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। तो उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली में आपके तेलुगु तमिल और कन्नड़ आ गए, ठीक। ये ध्यान रखना, तेलुगु तमिल और कन्नड़, ये लिपियाँ आपके नीचे वाले हिस्से में आ गई, और ये यहीं पे रुक गई, इसका विकास नहीं हुआ। अब उत्तरी शैली जो है ये आपकी बटी, आगे बढ़ी, इसके बीच में भी आपको बहुत सारी लिपियाँ डेवलप होती हैं, फिलहाल इसमें दिया नहीं गया है। तो आप उत्तरी में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले गुप्त लिपि, है ना। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि आई, समय ध्यान रखेंगे 4 से 5वीं सदी के बीच में। जो गुप्त लिपि है कब आई है, 4 से 5 की आई। फिर इसे सिद्ध मातृका लिखी, इसी का दूसरा नाम कुटिल लिपि भी इसको कहते हैं। सिद्ध मातृका को क्या कहते हैं, कुटिल लिपि भी इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद सिद्ध मातृका आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आपकी देवनागरी लिपि आती है, और एक फिर 10वीं में आपकी शारदा लिपि आती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि को आपको याद रखना है। आप जब ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को पढ़ते हैं ना, ये मोस्ट हो जाती है, ठीक। केवल इतना आपको डायग्राम याद करना है, क्योंकि वो जो होती है इसकी उत्तरी शैली को आपको याद करना है। ये उत्तरी वाली जो आती है, तो जैसे दक्षिणी वाली तो स्टॉप हो जाती है ना, दक्षिणी वाली यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो उत्तरी होती है ये विकास करती है। उत्तर मतलब सबसे पहले उत्तर गुप्त रूप में मिलता है। उत्तर कैसे मिलता है, सबसे पहले गुप्त रूप में, तो यहाँ पे गुप्त लिपि हो गई। गुप्त रूप में कितने लोग होते हैं, उसके अंदर 4-5 लोग होते हैं ना, गुप्त रूप से जो जानकारी देते हैं 4-5 लोग होते हैं। तो ये 4वीं-5वीं शताब्दी के बीच की बात है। गुप्त से क्या निकली, अच्छा गुप्त, जो गुप्त बातें होती हैं तो सिद्ध करते हैं ना, वो सिद्ध पुरुष लोगों को होती है गुप्त बातें, तो सिद्ध से सिद्ध मातृका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिद्ध पुरुषों को होती है तो सिद्ध मातृका हो जाएगी। अगर सिद्ध सिद्ध मातृका है, सिद्धों की है, तो कहा जाता है ना रहस्य टाइप का रहता है, तो कुटिलता रहती है इसमें, इसलिए इसको एक नाम क्या मिलती है, कुटिल लिपि भी इसको बोल देते हैं। सिद्ध लोग क्या होते हैं, कुटिल टाइप के, इनको समझना मुश्किल होता है, तो कुटिल। तो सिद्ध मातृका का दूसरा नाम आप क्या कहते हैं, कुटिल, कुटिल कहते हैं। अब इस सिद्ध मातृका से जब आप सिद्ध मातृका पे पहुंच जाएंगे, सिद्ध मातृका ये 2 पार्ट में आपको डिवाइड करनी है, ठीक। एक आपकी यहाँ पे देवनागरी हो जाएगी, देवनागरी,
है ना। अब ये देवनागरी है तो इसका समय आपको नागरी से नौवीं पकड़ लेना है, ठीक, नागरी से नौवीं पकड़ लेना, क्योंकि देवनागरी में न आ रहा है, न से नागरी पकड़ लीजिएगा। और जब आपके यहाँ नागरी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे आपकी कौन सी लिपि आ जाएगी, शारदा, ठीक है। शारदा करके आप इसको क्या करेंगे, 10वीं कर देंगे, है ना, शारदा 10वीं। 10वीं में शारदा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं की क्लास जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो शारदा का ज्ञान होना 10वीं में बहुत ज़रूरी होता है। तो शारदा लिपि इससे आ गई, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आप इसको कहते हैं समकोण ना, ऐसे ही इसको एक जो न्यून कोण कह देते हैं ना, नीचे को गिरा हुआ न्यून कोण, ऐसे ही तो होता है न्यून कोण। तो न्यून कोणीय लिपि किसको, कुटिल लिपि को, सॉरी कुटिल लिपि कह लीजिए चाहे सिद्ध मातृका लिपि कह लीजिए। सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि को न्यून कोणीय लिपि किसने कहा, ऐसे न्यून कोण वाली लिपि कौन कहते हैं, तो ध्यान रखना इसको बूलर ने कहा है, ठीक है, बूलर ने, बूलर इसको न्यून कोणीय लिपि नाम देते हैं। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जो सिद्ध मातृका लिपि थी, है ना, बाद में मतलब हम लोग जैसे सिद्ध मातृका को कुटिल लिपि के नाम से भी जान रहे हैं ना, तो वुलर के कहने के बाद तो जो कह रहे हैं जो सिद्ध मातृका लिपि थी हमारे पास, इसको वुलर ने क्या कहा, वुलर ने इसको ऐसे न्यून कोण याद कर लेना तभी आपको याद रहेगी, है ना। वुलर कहते हैं कि ये न्यून कोणीय है, कौन, ये सिद्ध मातृका लिपि क्या है, न्यून कोणीय लिपि है कहते हैं। और जब इन्होंने इसको न्यून कोणीय लिपि नाम दिया, और यही न्यून कोणीय लिपि बाद में क्या कहलाई, कुटिल कहलाई, ठीक है, कुटिल, कुटिल लिपि इसको बाद में कहा जाने लगा। आगे कह रहे हैं कि सन 588 से 89 तक, 588 से 589 की बात कर रहे हैं, 588 से 589 में बोधगया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। ध्यान रखना, 588 से 89 में एक अभिलेख मिलता है, कहाँ पे, बोधगया में, ठीक है। जो बोधगया का जो अभिलेख मिलता है ये किस में लिखा गया है, सिद्ध मातृका में मिलता है। कब मिलता है, 588 से 89 में। तो इस तरह से हमने ये लिपियों को यहाँ पे अध्ययन किया इनका कि कैसी थी। तो मुख्यतया हमने 3 लिपियों के बारे में ही हमने जाना, क्योंकि जो मुख्य हम 3 लिपियों को पढ़ते हैं वो सिंधु घाटी लिपि, फिर इसके बाद खरोष्टी लिपि, और जो अंतिम थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ध्यान रखना तीनों के लिए 3 स्थान निर्धारित हैं। सिंधु घाटी के लिए हमने मोंटीगोमरी जिला हड़प्पा का पढ़ा है, और मोहनजोदड़ो जो लरकाना जिला है 2 जगह पाया। ऐसे ही जो खरोष्टी लिपि थी उसके लिए हमने कहा थी कि पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी यूसुफजई जिला में था, और जो दूसरा था वो मानसेरा पंजाब का हजारा जिला था, जहाँ अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे खरोष्टी में, ठीक। तीसरा ब्राह्मी लिपि की बात कर रहे हैं, ये बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला स्तूप था, और दूसरा अजमेर जिले के बड़ली गांव में था। तो हर जगह 2-2 जिलों का यहाँ पे जिक्र आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस तरह से हमारा ये जो लिपि था ये हमारा पूरा हुआ। अब एक चैप्टर इसमें जो लेंगे वो देवनागरी लिपि पर लेंगे, क्योंकि देवनागरी लिपि से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, यही एकमात्र आपका सहयोग रहेगा मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।